हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रे स्टडीज़ पर। ये बायोलॉजी की क्रैश कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में सेल पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ सेल के बेसिक देखे थे। जैसे हमने देखा था सबसे पहले कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने करी और पहली बार एक लिविंग सेल को देखने वाला कौन था। फिर हमने सेल के टाइप्स देखे थे, तो हमने उसमें 2 नाम जाने, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर हमने उनमें कुछ बेसिक डिफरेंस देखा था जिन्हें और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने वो बेसिक देख लिए थे, वो लेक्चर नंबर 1 था। अगर आपने वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेल के नाम बता देती हूँ जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे स्मॉलेस्ट सेल, ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे ज़्यादा छोटा है साइज में, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। वैसे पीपीएलओ की फुल फॉर्म है पिल्यूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, इतना ही होता है। ये मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही हूँ कि इसका बहुत स्मॉल साइज़ है, इसीलिए स्मॉलेस्ट, अभी तक जितनी भी हमने सेल देखी है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। फिर एक लार्जेस्ट सेल, सबसे अब तक की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ी और लार्जेस्ट सेल है। फिर कुछ सेल का मैं आपको साइज़ का आइडिया दे देती हूँ। जैसे जो ह्यूमन में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल, हम ह्यूमंस हैं, हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। उनका साइज़ होता है 0.0 माइक्रोमीटर। और वायरसेस, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में वायरस की बात करी थी और हमने 5 किंगडम देखे थे जिसमें वायरस को कोई प्लेस नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सेल नहीं था। वायरस का साइज़ क्या होता है? वायरस का साइज़ होता है, यहाँ मैंने अभी आपको साइज़ बताया 0.3 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज़ है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। अब आपने देखा ये इसका साइज़ इससे भी ज़्यादा स्मॉल है, पर इसको हम स्मॉलेस्ट सेल क्यों नहीं कहते? क्योंकि वायरस लिविंग ही नहीं है, उसके पास सेल ही नहीं है। ये वायरस का साइज़ छोटा है बट उसके पास सेल नहीं है, इसलिए वो स्मॉलेस्ट नहीं है। फिर अब प्रोकैरियोटिक सेल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से उसको। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इनका साइज़ 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल जो हमारे दूसरे टाइप का सेल है और एडवांस टाइप ऑफ सेल है, इसका साइज़ कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। ये 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेल देखी जिनका नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको उसके एक डायग्राम से पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को समझाने की कोशिश करूंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने अभी देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ कितना था, 2 to 3 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल का साइज़ कितना था, 10 to 20 माइक्रोमीटर। यानी कि बहुत, अगर हम यूकैरियोट से कंपेयर करें तो ये जनरली क्या, इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड डिवाइड रैपिडली as compared to eukaryote।
तो हमने देखा कि जनरली साइज़ अभी आपने देख ही लिया कि इस यूकेरियोटिक सेल से ये छोटे होते हैं और उनके कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी डिवाइड कर जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली सारे बैक्टीरिया ही हैं, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो उनका सबका सेल टाइप प्रोकैरियोट है। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल बोल लो या बैक्टीरियल सेल बोल लो, वो सेम ही बात है, क्योंकि इसमें सारे बैक्टीरिया ही आ रहे हैं। तो इसमें सारे बैक्टीरिया हैं। तो अब हम बैक्टीरिया के कुछ शेप देखेंगे। अभी हमने कुछ सेल के साइज़ देखे, तो जैसे सेल का अलग अलग साइज़ होता है, ऐसे सेल की अलग अलग शेप भी होती है। ऐसे डिपेंड करता है कि उनका क्या फंक्शन है, वो वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो हम बैक्टीरिया की 4 कॉमन शेप देखेंगे। पहली शेप है कोकस, सेकंड है स्पिरिलम, थर्ड है विब्रियो, फोर्थ है बैसिलस। ये कुछ नहीं है, बैक्टीरिया की शेप्स हैं। कोकस यानी कि स्फेरिकल, जो भी स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होगा हम उसके नाम में कोकस वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि वो स्फेरिकल शेप का है। स्पिरिलम, अब वो सिंगल सेल ही होगा। अभी हमने देखा था प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक मिलके अभी बहुत सारे टिश्यू नहीं बना पाए हैं। स्पिरिलम, जब भी ऐसे स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होगा तो उसे हम कहेंगे स्पिरिलम। तो इसका है स्पाइरल शेप्ड। फिर हमने देखा विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड। जब भी कॉमा शेप बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विब्रियो। और बैसिलस मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैसिलस। तो ये 4 बेसिक शेप्स थी बैक्टीरिया की। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा किसी बैक्टीरिया का, स्टेफाइलोकोकस। जैसे बहुत सारे सेल्स जब ऐसे ग्रुप में लग जाते हैं तब उन्हें हम स्टेफाइलोकोकस कहने लगते हैं। चेन में लग जाते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस कहने लगते हैं। तो ये वर्ड में कोकस क्या बता रहा है, यानी कि वो स्फेरिकल शेप के हैं। और स्टेफाइलोकोकस जैसे निमोनिया एक डिजीज़ है, उसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो निमोनी इसलिए कि वो निमोनिया कॉज कर रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस क्या दिखा रहा है, अभी हमने देखा कि कोकस मीन्स स्पेरिकल शेप और स्ट्रेप्टोमस जब वो लाइन में लग जाते हैं। तो ये थी बैक्टीरिया की 4 शेप, कोकस, स्पिरिलम, विब्रियो एंड बैसिलस। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में सारे बैक्टीरिया ही हैं, जस्ट अभी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, जब आप मेरे साथ आगे डिजीज़ेस पढ़ेंगे, आगे हम कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, तो उसमें देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि कौन सी डिजीज़ कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। तो हम उसमें कुछ चीज़ें ये भी पढ़ेंगे कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज कर रहा है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो आपको वहाँ वो चीज़ समझ में आए कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। एक स्टेनिंग होती है जिसको एक साइंटिस्ट थे ग्राम विज, उन्होंने हमें एक स्टेनिंग प्रोसीजर दिया और जो बैक्टीरिया, और उनका नाम ग्राम विज था तो उसी पे उसका नाम है, जो बैक्टीरिया उस ग्राम स्टेन को ले लेता है उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया उस ग्राम स्टेन को नहीं लेता उसे हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ऐसा इनकी सेल, अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल अभी आगे हम देखेंगे, तो उसकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंस आता है। इसकी सेल वॉल जितनी टफ होगी, जितनी रेजिस्टेंट होगी, वो ग्राम स्टेन को नहीं लेगी और जिसकी सेल वॉल होगी थिन वो उस ग्राम स्टेन को ले लेगी। तो ये था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब मैं आपको पूरा प्रोकैरियोटिक सेल एक डायग्राम में समझाऊंगी। ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं।
तो हमने सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि सेल पे एक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, तो उसके पास भी होगी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर और प्रोकैरियोट के पास क्या होता है? प्रोकैरियोट के पास सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है, जैसा कि प्लांट सेल के पास भी होती है। तो ये है सेल वॉल। इनके पास एक और स्पेशल कवरिंग होती है जो सिर्फ प्रोकैरियोट के पास, यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया के पास मिलेगी, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट दिखा देती हूँ। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये कुछ नहीं है, ये एक और सेल वॉल के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है जो सिर्फ बैक्टीरिया के पास, यानी कि सिर्फ प्रोकैरियोट के पास देखने को मिलेगी। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के पास कोई ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती। अभी ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की हो सकती है। अभी कवरिंग है, अगर ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ही टफ है, तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। अगर ये सॉफ्ट है और लूज है तो इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम ऐसे सॉफ्ट और लूज होती है, इसके लिए इसको स्लाइम लेयर, और अगर वो टफ है तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल। तो ये इसका पूरा सेल एनवेलप है। इसका सेल एनवेलप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए हम कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ को, जब हमें कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स इसकी सेल एनवेलप पर एक्ट करते हैं और इसे रप्चर करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो सेल एनवेलप में हमने देखा सबसे अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन, जो सभी सेल के पास होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर हमने देखी सेल वॉल, जो कि हमें पता है कि प्लांट सेल्स के पास भी होती है, इनके पास भी होती है। और फिर हमने तीसरी चीज़ इनके पर जो एक्स्ट्रा कवरिंग है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। वो हमने दो टाइप की देख ली, अगर वो टफ होगी तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे, और अगर वो लूज़ है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो हमने डिफरेंस देखा था, तब हमने वहाँ देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड सेल में यूं ही पड़ा हुआ है। तो उनका जो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए है वो ऐसे ही नेकेड सेल में कहीं पड़ा हुआ है। इनके पास कोई कवरिंग नहीं है, यानी कि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो ये है इनका जेनेटिक मटेरियल या सिंगल सर्कुलर डीएनए। और जिस एरिया में, अब इनके पास न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड है नहीं, क्योंकि कोई कवरिंग वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। बस जिस रीजन में ये रखा होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कह देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वो रीजन है जहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में उसकी सेल एनवेलप देखा, हमने उसका जेनेटिक मटेरियल देखा। अब इनके पास और क्या होता है? इनके पास क्या होता है, अब इनके पास हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में एक और डिफरेंस देखा था कि इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, और यूकैरियोट के पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो यानी कि इनके पास जो फंक्शन सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोट में कर रही है, इनके पास वो फंक्शन करने के लिए कुछ तो और होगा, क्योंकि ये सेल है, इसे भी लिविंग स्टेट में रहना है। तो इनके पास एक स्पेशल चीज़ होती है, इनकी जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, इनकी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं अंदर, ऐसे किसी भी शेप में, वेसिकल की शेप में हो सकती है, ग्रैन्युल शेप में हो सकती है। तो ये है, इसे हम कहते हैं मीजोजोम। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ये कुछ नहीं है, ये एक सेल मेम्ब्रेन की इनर एक्सटेंशन है जो सेल के अंदर एक्सटेंड हो रखी है। इसमें इसका बहुत सारे फंक्शन है। जैसे जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करेगा तो ये क्या करता है, इसके साथ साइन हो जाता है और इसको दो डॉटर सेल में डिवाइड करने में हेल्प करता है, और इसके ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मैं आपको उसके कुछ बेसिक फंक्शंस बता देती हूँ। एक है रेस्पिरेशन,
आप आगे यूकेरियोट में देखेंगे उनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो उसके प्लेस पे यहाँ पे रेस्पिरेशन करने के लिए मीजोजोम है, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। डॉटर सेल में डिवीजन करने के लिए हेल्प करता है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर हमने देखा और हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, पर एक सेल ऑर्गेनेली ऐसी है जो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में कॉमन है, और वो मेम्ब्रेन लेस है, इसीलिए वो इसमें भी है। उसको हमने कहा था राइबोसोम। राइबोसोम हमें 2 सब यूनिट्स में मिलता है, तो इसको कहेंगे हम राइबोसोम। ये कहीं भी हो सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं, या जैसे एक मिनट, राइबोसोम, पहले तो राइबोसोम के टाइप होते हैं। अभी आप मेरे साथ आगे राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि 70S क्या लिखा है मैंने, 70S होता क्या है। तो जो इनके पास राइबोसोम मिलते हैं उनका टाइप है 70S, और 70S में ये 2 सब यूनिट्स हैं, तो ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं। तो इसकी 2 यूनिट्स कैसे हैं, इसकी 2 यूनिट्स हैं, एक है 50S और एक है 30S। आप इसको ऐसे सिंपल मैथ्स की तरह ऐड मत कर दीजिएगा कि 50 + 30 80, नहीं, यहाँ पे सेडिमेंटेशन, एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आप मेरे साथ अभी राइबोसोम, अभी थोड़ी देर में हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब आप जानेंगे क्या है। तो इसकी जो 2 सब यूनिट है वो है 50S एंड 30S। तो जो प्रोकैरियोट के पास मिलने वाले राइबोसोम हैं वो हैं 70S। और इनके पास स्टोरेज, अब सेल है, सेल के पास कोई ना कोई फूड स्टोरेज होगी, क्योंकि सेल को लिविंग स्टेट में रहना है, सेल को बहुत सारे फंक्शंस करने हैं। तो जो उनके पास स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं स्टोरेज बॉडी के, उन्हें हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। ये कुछ नहीं है, सिंपली स्टोरेज बॉडीज़ हैं। तो हमने इसमें राइबोसोम देख लिया। अब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी सेल है, सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल खुद को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो वो जेनेटिक मटेरियल खुद को वो करता है, एक्सप्रेस करता है, तो जब वो एक्सप्रेस करता है तो उसको एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं राइबोसोम। तो जब यहाँ से जो पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सप्रेस करता है, पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए से वो पहले एक आरएनए बनाता है, और फिर आरएनए को प्रोटीन में चेंज होता है। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अल्टीमेटली प्रोटीन से एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे जो मेरे हेयर्स का कलर है, यानी कि अगर इनका ब्लैक कलर है, तो यानी कि मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन की फॉर्म में। पूरी बॉडी में सबका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, यानी कि मेरी बॉडी में जो मेरे हेयर्स के लिए जो प्रोटीन बन रहा है वो ब्लैक कलर का है, और किसी और की बॉडी में अलग कलर से एक्सप्रेस करेगा। तो उसका एक्सप्रेस करने का प्रोसीजर है, पहले वो डीएनए से एक आरएनए बनाता है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। आप मेरे साथ डीएनए में डिटेल में सब चीज़ें पढ़ेंगे। और इस एमआरएनए को जब हम प्रोटीन में चेंज करते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक्सप्रेशन है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, हम कैसे दिखते हैं, क्या हमारी कितनी हाइट है, हमारा कैसा कलर है, ये सब हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करेगा। तो इस एमआरएनए को प्रोटीन में चेंज करने वाले होते हैं राइबोसोम। तो बहुत सारे राइबोसोम इस पे आकर लग जाते हैं, जो भी एमआरएनए हमारे डीएनए ने बनाया। तो इसको हम फिर इस स्ट्रक्चर को, जब ये बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पे आके लग जाते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीसोम। और हाँ, इनके पास एक और स्पेशल फीचर है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के पास ही होगा। इनके पास इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए, वो तो है ही, उसके अलावा इनके पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब जो हमारे क्रोमोसोम है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है।
प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसका कोई रोल नहीं है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, इसका कोई भी पार्ट नहीं है, बट ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई प्लाज्मिड बैक्टीरिया को किसी किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जब तक वो प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर होगा और अगर हम उस पर वो एंटीबायोटिक डालेंगे तो उससे इसकी डेथ नहीं होगी, तो वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और इसका नाम है प्लाज्मिड। इसका आगे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बायोटेक्नोलॉजी में, वो आप मेरे साथ बायोटेक्नोलॉजी में ही देखेंगे। तो ये था प्लाज्मिड। तो हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर में देख ली, और बाकी आपको पता ही है कि बाकी का जितना भी इसमें मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल का मतलब क्या है? मोटाइल मीन्स मूविंग, मोटाइल मूविंग। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया मूविंग होते हैं, तो उनके पास मूव करने के लिए, अब वो सिंगल सेल्ड है तो इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसकी हेल्प से वो मूव करेंगे। या बैक्टीरिया नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल यानी कि नॉट मूविंग, जो मूव नहीं कर सकते। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल है उनके पास एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया मूव करते हैं। तो फ्लैजिला क्या होता है? सिंपली सेल मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है और वो इस तरीके से निकल रही है। तो ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का, अब आप इसका सिर्फ डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लैजिला में एक नीचे जो उसका स्मॉल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, और इसका जो लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और इसका जो लास्ट हुक टाइप पार्ट है इसे हम कहते हैं हुक। तो हमने देखा कि जो बैक्टीरिया मोटाइल होंगे उनके पास एक और स्ट्रक्चर होगा फ्लैजिला। ज़रूरी नहीं सभी बैक्टीरिया के पास हो, जो मोटाइल है उनके पास ही होगा। उसमें बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया, अब आप बैक्टीरिया ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, आपको हर जगह बैक्टीरिया मिलेंगे। आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लेंगे, अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे या पानी लेंगे या कोई भी चीज़, इवन हमारी जो अराउंड अभी एयर है इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, तो ये बहुत सारे एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया किसी रॉक पे है, किसी भी एरिया में, तो उसको वहाँ पर अटैचमेंट करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक मिनट, इनकी सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया या फिम्ब्रे। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें सिर्फ अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और हमने बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में सब कुछ देख लिया है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज सब कुछ लिखवा देती हूँ ताकि आपको लर्न भी हो जाए। तो अब हम देख लेते हैं हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या देखा। हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल, एक तो सबसे पहले हमने लिख ही लिया था वैसे कि जनरली स्मॉलर होते हैं एंड डिवाइड करते हैं, जल्दी ये रैपिडली डिवाइड करते हैं। फिर हमने सेकंड चीज़ देखी, इनके पास सेल वॉल, इनका जो सेल एनवलप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इनका जो सेल एनवलप था उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी। सबसे पहले हमने इसमें देखा सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने इसमें सेकंड चीज़ देखी थी सेल वॉल। ये मैं आपको बाहर से अंदर वाले ऑर्डर में बता रही हूँ, मैं आपको अंदर से बाहर वाले ऑर्डर में बता रही हूँ। पहले अंदर थी, सबसे अंदर थी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर थी सेल वॉल एंड लास्ट में थी ग्लाइकोकैलिक्स। और उसमें हमने देखा ही था ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की हमने देख ली थी वैसे, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। और हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा कि उसके पास सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, पर एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास ये सेल वॉल नहीं होती, और वो बैक्टीरिया का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तो एक्सेप्शन है। और अभी हमने देखा था, अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, उसमें हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, PPLO। तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन है जिसके पास सेल वॉल नहीं है।
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, एक तो ये स्मॉलेस्ट सेल है, दूसरा अभी आपने देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया है। तीसरा अभी अभी हमने देखा कि ये एक्सेप्शन है क्योंकि सारे प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल है, पर ये इकलौता बैक्टीरिया सेल ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। तो यानी कि माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। और खैर हम स्मॉलेस्ट सेल तो ये देख ही चुके हैं। और हमने क्या देखा, इनके पास स्टोरेज के लिए हमने देखा इनके पास इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। और हमने इनमें देख लिया, हमने इसका सेल एनवलप देखा था। फिर फिर हमने देखा था कि इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड पड़ा हुआ था, उस एरिया को हमने क्या कहा था, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। फिर हमने देखा था इनके अंदर मिलने वाले राइबोसोम्स, राइबोसोम वो ऑर्गेनेली थी जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए वो दोनों टाइप के सेल में मिलती है। तो प्रोकैरियोटिक में मिलने वाले राइबोसोम थे 70S और जिसकी दो सब यूनिट्स थी 50S एंड 30S। और हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था प्लाज्मिड, जिसको हमने देखा था कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रॉन के पास डीएनए होता है। एंड देन और अभी हमने उसमें स्टोरेज बॉडीज देख ली, राइबोसोम देख ली है, यस। और हमने देखा था बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, तो उसके पास होगा फ्लैजिला। अदरवाइज जो नॉन मोटाइल है उसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। और हमने एक चीज़ और थी, जैसे हमने मीजोसोम देखा था, यस मीजोसोम हमने इनका एक स्पेशल इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली देखी थी, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं है तो और सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो भी सेल के अंदर होंगे तो उसके लिए यहाँ पे मीजोसोम प्रेजेंट है। मीजोसोम क्या क्या कर रहा था, मीजोसोम रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहा था, मीजोसोम सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था, वो डॉटर न्यूक्लियाई जो जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा तो उन्हें हम डॉटर सेल्स कहने लगते हैं। तो डिवीजन टू डॉटर सेल में जो डिवीजन होगी उसमें हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हमने देखा बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा कोई डिजीज़ ही कॉज करेंगे। बैक्टीरिया गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो जो कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है, तो वो किस पे उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बैड बैक्टीरिया है, वो अपना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ले रहे हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास भी, तो जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होंगे उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर ज़रूर होगा। तो जैसे हमने मीजोसोम देखा था सेल के अंदर, ये हमारा सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन बना रही हूँ, इसके बाहर सेल वॉल एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। तो जैसे मीजोसोम थी, कभी कभी सेल की एक्सटेंशन होती है और उसके अंदर बहुत सारा ग्रीन कलर का, अब क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो भी हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। तो ये क्या होती है, ये सेल एक्सटेंशन फिल हो जाती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से, और जिनके पास ये, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। वैसे भी इसका क्रोम का मतलब होता है कलर, तो क्रोमैटोफोर जो भी कलरफुल पिगमेंट्स इसके पास होंगे, क्रोमैटोफोर। और ये क्रोमैटोफोर सिर्फ हमें उन बैक्टीरियाज में देखने को मिलेंगे जो फोटोसिंथेटिक होंगे।
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारी चीज़ें देख ली। प्रोकैरियोटिक सेल का ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं और हम अब प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और अब हमें एक यूकैरियोटिक सेल करना था। पर आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।